हेलो एवरीवन, आज की कहानी है वात्सल्य। किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित हुए नीलम के पति आशीष को बचाया नहीं जा सका। आशीष की मृत्यु से नीलम का भरा पूरा परिवार बिखर गया। पति को खोने के गम में नीलम का रो रो कर बुरा हाल था। अपने पति आशीष को खोकर नीलम 5 वर्ष के सोनू को सीने से चिपकाए मैके लौटी थी, तो वहां उन दोनों माँ बेटों को दिन बिताना कठिन हो गए थे। आशीष के जीवित रहते जो भैया भाभी उसे बार बार मायके आने का पत्र लिखते थे, वही भैया भाभी अब एकदम से पराये हो गए थे। उन्हें उन दोनों का खर्चा संभालना भारी लग रहा था। बेटे बहू का व्यवहार देखकर नीलम के पिता ने दुखी होकर उसके पुनर्विवाह की कोशिश शुरू कर दी। किसी रिश्तेदार के बताने पर नीलम के पिता लड़का देखने गए। लड़का अच्छा था, पर उनकी एक शर्त थी कि वह नीलम के बेटे को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ बिना बच्चे की माँ ही स्वीकार है, जबकि खुद लड़का भी एक बेटी का बाप था और अपने बेटे की खातिर ही पुनर्विवाह कर रहा था, ताकि कोई दूसरी माँ आकर उसके बेटे को संभाल सके। पर वह लोग नीलम के बेटे का दर्द नहीं समझ पाए और बेटे के बिना नीलम को स्वीकार कर लिया। नीलम ने इस रिश्ते के लिए बहुत मना किया कि वह अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, पर अपने पिता के सामने उसकी एक न चली और अपने जिगर के टुकड़े को माँ बाप की गोद में छोड़कर नीलम सुरेश से शादी कर ससुराल आ गई। तब से सिर्फ एक पत्र ही सोनू की जानकारी पाने का एक साधन मात्र रह गया था, पर उन पत्रों में यह भी लिखा रहता था कि वह अब हमेशा के लिए सोनू को भूलकर अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करे और सुरेश और उसके बेटे रवि को अभाव का आभास ना होने दे। रवि को पूरा माँ का प्यार दे। ससुराल आए हुए नीलम को पूरे 6 महीने बीत गए थे। तब से एक बार भी वो अपने मायके नहीं गई थी। सुरेश ने उसे मायके जाने ही नहीं दिया। हमेशा यह कहता रहा कि मायके में क्या रखा है, घर में किसी वस्तु का अभाव है क्या, जो बस मायके जाने की रट लगाए रखती हो। लेकिन अभाव तो नीलम के मन में बसा था। वह एक दिन के लिए भी अपने सोनू को नहीं भूल पाती थी कि तभी एक दिन उसकी भाभी का पत्र आया। नीलम के हाथों में थमा मायके से आया हुआ भाभी का पत्र हवा से फड़फड़ा रहा था। पत्र खोलते समय नीलम सोच रही थी कि पता नहीं क्या लिखा होगा भाभी ने। मेरा बेटा सोनू कैसा होगा, भाभी उसकी सही से देखभाल कर पा रही होगी भी या नहीं। पत्र खोलकर पढ़ने लगी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाभी ने पत्र में लिखा था, नीलम दीदी, आपका बेटा सोनू जब छत पर बच्चों के साथ खेल रहा था तो नीचे गिर गया। उसके पैर की हड्डी टूट गई है, पर चिंता मत करना, हालत ज्यादा गंभीर नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी थोड़ी थोड़ी मामूली चोटें आई है, हम उसका उचित इलाज करवा रहे हैं। तभी आवाज आई, माँ तुम रो रही हो? रवि ने पुकारा तो नीलम की तंद्रा भंग हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने झट से अपने आंसू पोंछे और रवि को गोद में बैठाकर मुस्कुराने का बहाना कर पूछने लगी, स्कूल से कब आया बेटा? माँ मैं तो कब से खड़ा हूँ, पर तुमने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रवि ने अपने जूते निकालते हुए कहा। ठीक है बेटा, मैं अभी खाना परोसती हूँ, कहती हुई नीलम रसोई घर में चली गई और फौरन दाल चावल लाकर रवि को परोस दिया। माँ तुम खाना क्यों नहीं खा रही? तुम भी खाओ ना, रवि ने आग्रह किया। उसका कहना उचित भी था, क्योंकि बाकी दिन नीलम उसके साथ ही भोजन करती थी, लेकिन आज नीलम का मन कहीं और अटका हुआ था। बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे। आज उसका मन अपने बेटे सोनू के आसपास ही दौड़ रहा था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि माँ को क्या हुआ है। वह खाना खाते खाते रुककर बोला, किसकी चिट्ठी आई थी माँ? किसी की नहीं बेटा। तो तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो और बार बार रो क्यों रही हो? रवि ने मायूसी से कहा तो नीलम उसके साथ खाना खाने बैठ गई और कहने लगी, देखो मैं भी खाना खा रही हूँ। वह घर में बखेरा खड़ा नहीं करना चाहती थी।
होठों पर नकली मुस्कान लाकर बेमन से खाना खाने लगी। रवि भी संतुष्ट होकर चुप हो गया और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। नीलम उसके सिरहाने बैठकर थोड़ी देर उसका सिर सहला रही। फिर जब रवि सो गया तो वो भी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई, पर मन फिर से मायके की दहलीज पर जा पहुंचा। कैसा होगा मेरा बेटा सोनू? इस दुर्घटना के क्षणों में उसने अपनी माँ को अवश्य याद किया होगा और माँ को याद करके रोया भी बहुत होगा। इतना छोटा बच्चा अपनी माँ से दूर कैसे रह सकता है? हो सकता है सोनू ने अपने पिता आशीष को भी याद किया होगा। आशीष का कितना दुलारा था सोनू। वह दफ्तर से आते ही सोनू को गोद में लेकर बैठ जाते थे। उसके लिए तरह तरह के बिस्किट, टॉफियां और खिलौने लेकर आते थे। यही सब सोच सोचकर नीलम की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और अब तो भाभी के पत्र ने उसके मन की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी थी। सुरेश घर लौटा तो नीलम खुद को रोक न पाई और सुरेश से कहने लगी कि मैं 2 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। तो सुरेश ने वही रटा रटाया जवाब दे डाला कि क्या करोगी मायके जाकर? वैसे भी आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। अभी तुम्हारा 3रा महीना ही लगा है तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मायके में जाकर आराम कहाँ मिल पाएगा? वो नहीं मिलेगा। भैया भाभी क्या मुझसे हल जुतवाएंगे? मैं वहाँ पूरे दिन बिस्तर तोड़ने के अलावा और करूँगी ही क्या? जैसे नीलम विद्रोह पर उतर आई, उसने सास से भी जीत के कि माँ जी मुझे बहुत दिन हो गए अपने मायके वालों को देखे हुए। यहाँ से मेरा मायका दूर ही कितना है, सिर्फ 2 घंटे का ही तो रास्ता है, फिर भी मैं 6 महीने से मायके नहीं गई हूँ। नीलम का रौद्र रूप देखकर सास ने उसे मायके जाने की इजाजत दे दी तो नीलम जल्दी से अपने कमरे में जाकर बैग में कपड़े रखने लगी। तभी रवि भी नीलम के पास आकर जिद करने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारे बिना मेरा मन कैसे लगेगा। 6 महीने में ही रवि नीलम से काफी घुल मिल गया था और उसे ही अपनी सगी माँ समझने लगा था। रवि को रोते देख सास ने उसे भी साथ ले जाने को कह दिया। क्या हुआ, यह भी कुछ दिन के लिए घूम आएगा। बेचारे को असली ननिहाल तो कभी मिला ही नहीं, सौतेला ही सही, इसे भी अपने साथ ले जाओ। तो नीलम ने रवि के कपड़े भी रख लिए और सास के पांव छूकर रवि को अपने साथ लेकर मायके की ओर चल पड़ी। मायके पहुंचते ही नीलम अपने बेटे को देखने लगी तो उसकी भाभी खुद ही उसे सोनू के कमरे में ले गई। सोनू छत पर बने कमरे में सो रहा था। ढीली सी चारपाई पर सिकड़ी हुई मैली दरी पर सोनू अपाहिज पड़ा था। सोनू से लिपटकर नीलम रोने लगी। यह क्या दशा हो गई है सोनू की? सोनू काला सूखा कंकाल जैसा लग रहा था। तू भी आश्चर्य से नीलम की कीमती साड़ी और आभूषणों को देखता रह गया। तू ठीक तो है ना सोनू? नीलम ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पर सोनू को उससे बात करने में संकोच हो रहा था। वह नए वस्त्र व जूते मोजे पहने गोल मटोल रवि को भी घूर रहा था। माँ, यह कौन है? रवि ने सोनू को देखकर नाक भाव सिकुड़ते हुए कहा। तो नीलम कहने ही वाली थी कि सोनू तुम्हारा भाई है, पर यह सोचकर शब्द उसके होठों तक आते आते रुक गई कि रवि सोनू को अपने भाई के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए सोनू को भाई बताकर उसके बाल मन पर ठेस पहुंचाने से क्या लाभ होगा। तभी रवि अगला प्रश्न कर बैठा, माँ, ये कितना गंदा है, जैसे कई दिनों से नहाया भी नहीं हो। चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। तभी नीलम की भाभी रवि को बहलाते हुए नीलम से कहने लगे कि दीदी तुम सोनू से बातें करो, मैं रवि को नीचे लेकर जाती हूँ। नीलम की निगाहें पूरे कमरे का अवलोकन कर रही थी। कमरा काफी गंदा था, काफी जाले लगे थे, धूल की परतें जमी हुई थी। तभी उसे याद आया कि इस कमरे में तो घर का कबाड़ रखा जाता था। उसको इधर उधर देखकर भाभी जैसे उसके मन की बात समझ गई हो। मजबूरी बताते हुए कहने लगी, दीदी क्या करे, घर में कोई नौकर तो नहीं है, इसलिए माँ जी ने ही इस कमरे का सामान निकाल कर इसकी सफाई की थी। वही सोनू की देखभाल करती है। मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिल पाती, ऊपर से छोटे बच्चे जो ठहरे। ठीक कहती हो भाभी, कहती हुई नीलम सोनू के सिरहाने बैठ गई और सोनू से बातें करने लगी।
सोनू बेटा अब कैसे हो तुम? माँ तुम कहाँ चली गई थी? मैं कहते कहते नीलम का स्वर गले में ही अटक गया। कैसे कहे कि उसकी दूसरी शादी हो गई है। बोझ बनी बेटी को भाई और पिता ने मजबूरन दूसरी शादी करा दी। सोनू को वो सब बातें बता भी कैसे पाती। जिस वक्त सुरेश से उसकी शादी मंदिर में हुई थी उस वक्त सोनू को घर में छिपाकर रखा गया था। तभी सोनू फिर से बोल पड़ा कि माँ मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाई। यह सुनकर एकाएक नीलम को याद आया कि वह सोनू से यही कहकर घर से निकली थी कि वह उसके लिए नए कपड़े खरीदने बाजार जा रही है और फिर 6 महीने बाद आज ही लौट कर आई थी। यही सोचकर नीलम की आंखें भर आई कि कितनी पुरानी बातें याद रखी है सोनू ने। वो सोनू के पुराने घिसी पिटे कपड़े देखती रह गई। भाभी कहाँ नए कपड़े दिलवा पाती होंगी। माँ मेरे लिए नए कपड़े दे दो ना। सोनू जिद करने लगा तो नीलम के मन में आया कि वह रवि के नए कपड़े लाकर सोनू को पहना दी। साइज भी ठीक आएगी क्योंकि दोनों है भी एक ही आयु के। पर वो ऐसा ना कर सकी। मन में डर की लहर सी उठी कि अगर रवि ने कपड़ों की बात सुरेश और माँ जी को बता दिया तो घर में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तभी भाभी ने आवाज दी, चलो दीदी पहले भोजन कर लो, बाद में बैठ जाना। नीलम सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। बीच में ही भाभी ने पूछना शुरू कर दिया, दीदी आप सोनू के लिए कपड़े खिलौने वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आई? सोनू है तो तुम्हारी कोख का जन्मा ही, तो तुम्हें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सुरेश की आमदनी भी तो कम नहीं है। घर में सब कुछ मौजूद है। रुपये तुम्हारे हाथ में भी तो रहते होंगे। नीलम को लगा कि भाभी ने जानबूझकर उसे इस तरह का पत्र लिखा था ताकि वो मायके आकर उन्हें कुछ दे जाए। भाभी शुरू से ही लालची जो ठहरी। दूसरों पर खर्च करना इन्होंने कहाँ सीखा है। माँ ने खाना परोस दिया पर नीलम के मुंह से एक निवाला भी नहीं गया कि बेचारा सोनू पेट भर कहाँ खाता होगा। उसकी तो यहाँ किसी को चिंता ही नहीं है। माँ समझाती रही कि तुम्हें ऐसी स्थिति में अच्छे से खाना चाहिए ताकि बच्चा हेल्दी पैदा हो तो सुरेश भी तुम्हें अधिक पसंद करेगा। माँ और भाभी बस उसके ससुराल की ही बातें करती रही तो उभर कर नीलम ने खुद ही सोनू की चर्चा छेड़ी। सोनू कैसा पढ़ रहा है भाभी? कैसे नंबर आए हैं उसके? ठीक है, ज्यादा पढ़कर भी उसे क्या करना है। थोड़ा बड़ा होगा तो अपने मामा के साथ ही उसके दुकान पर काम करने लगेगा, माँ ने कहा। तो नीलम सोचने लगी, फिर तो सोनू पूरे घर के लिए मुफ्त का नौकर बनकर रह जाएगा। सभी लोग उस पर तरह तरह के हुक्म चलाते रहेंगे। सबने भोजन कर लिया तो भाभी बर्तन समेटने लगी, पर सोनू के भूखे रहने का एहसास किसी को नहीं था। नीलम सोचने लगी कि भाई भाभी तो सबके ऐसे ही होते हैं, पर यहाँ तो मेरे माँ बाप को भी मेरे बेटे से कोई मतलब नहीं है, बस नाम के लिए ही मेरे बेटे को रख रखे हैं। यह देखकर नीलम अपने साथ लाई फल व मिठाई एक प्लेट में रखकर सोनू को देने चली गई। सोनू अकेला पड़ा था। नीलम का मन फिर से भीग गया। वह सोनू के पास बैठकर प्यार से उसे खिलाने लगी। फिर उठकर चली तो सोनू ने उसकी साड़ी का पल्लू थाम लिया और बोला, कुछ देर और बैठो ना माँ। नीलम रुककर उसके सर पर हाथ फेरती रही। सोनू ने सुख का आभास करके आंखें बंद कर ली तो नीलम भी उसी के पास लेट गई। अगले दिन सुबह सोनू की चारपाई बाहर डालकर नीलम उसके कमरे की साफ सफाई करने लगी। अगरबत्ती जलाकर कमरे की बदबू दूर की, फिर उसके मैले कपड़ों को धोकर चमका दिया। तभी माँ बोली, मैं कर दूंगी, तू फालतू में मेहनत क्यों कर रही है? इस कमरे में अकेला सोनू थोड़ी ही सोता है, मैं भी तो उसके साथ ही सोती हूँ। मगर नीलम के हाथ नहीं रुके। वह सोनू के सारे काम खुद ही करना चाहती थी। और ढलते ही अचानक ड्राइवर नीलम और रवि को लेने आ पहुंचा तो सबको आश्चर्य हुआ। माँ ने ड्राइवर को टोकते हुए कहा, अभी तो 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। तो ड्राइवर बोला, पर मुझे साहब ने भेजा है, रवि को बहुत प्यार करते हैं, रवि के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। इसके अलावा सब लोगों को एक शादी में भी जाना है। बेटी पराए घर की अमानत जो ठहरी, इसलिए माँ ने भी कहाँ रोका। वो नीलम की विदाई की तैयारी करने लगी, पर सुरेश का न आना सबको खल रहा था।
पिताजी कहने लगे कि हम चाहे कितने भी गरीब क्यों न हो, पर दामाद का स्वागत तो अच्छे से ही करते हैं। शादी के बाद दामाद जी एक बार भी हमारे घर नहीं आए। तो नीलम बात को दबाते हुए बोली, माँ तुम लोग भी तो मेरे ससुराल नहीं आते, आना जाना तो दोनों तरफ से होता है। ठीक है हम भी आएंगे, माँ आंचल से आंसू पोंछती हुई बोली। नीलम ने रवि की नजर से बचाकर कुछ पैसे भाभी को थमा दिए और बोली, भाभी सोनू का इलाज अच्छे से करवाते रहना। तो भाभी ने लपक कर नोटों को अपने हाथों में पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोली, सोनू की चिंता मत करो दीदी, वह हमारा भी तो बेटा है। आखिरी में नीलम ऊपर जाकर सोनू से मिलकर भारी मन से ससुराल के लिए विदा हो गई। कार आंखों से ओझल होने तक घर के सभी लोग सड़क पर खड़े रहे। नीलम रास्ते भर सोचते रही कि उसने 6 महीने तक मायके न आकर सोनू के साथ सचमुच बहुत अन्याय किया है। जब उसकी कोई देखभाल ही नहीं करता तो अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के गले मरने से क्या लाभ हुआ। सोनू की देखभाल उसे खुद ही करनी चाहिए। वो इस बारे में सुरेश से बात करने के लिए अपना मन तैयार करने लगी। सुरेश को न तो दौलत का अभाव है और न वह कंजूस है। वह थोड़ी नानुपुर के पास उसकी बात अवश्य मान जाएगा और सोनू को अपना लेगा, फिर तो कोई समस्या ही नहीं होगी। सुरेश घर में बैठा उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। रोहन कार से उतरकर पिता की तरफ दौड़ पड़ा तो सुरेश ने उसे गोद में उठाते हुए कहा कि मेरा राजा बेटा आ गया है। हाँ देखो पिताजी मैं क्या क्या लाया हूँ। रवि ननिहाल से मिले खिलौने दिखाने लगा। माँ जी ने चाय बनाकर सबको दे दी। सब पीने बैठ गए। माँ जी रवि से नीलम के मायके की बातें पूछने लगी। तुम्हारे नाना नानी मामा मामी सब कुशल मंगल तो है ना। तो रवि उत्साहित होकर छोटी छोटी बातें भी बताने लगा। फिर एकाएक बोल उठा कि दादी माँ मैंने वहाँ पर एक बहुत गंदा लड़का भी देखा। उसके दांत भी बहुत गंदे थे, उसने ब्रश भी नहीं किया था। बहू ये किसके बारे में बात कर रहा है। माँ जी पूछ बैठी तो नीलम को सोनू के बारे में सब कुछ बताना पड़ा। सुरेश सब कुछ सुनता रहा पर उसने एक शब्द भी सोनू के बारे में नहीं कहा। तो नीलम को उसकी यह चुप्पी नगावर नहीं लगी। उसको कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी ने टोक दिया, बहू बातें फिर कभी हो जाएंगी, इस समय शादी में चलने की तैयारी करो नहीं तो देरी हो जाएगी। नीलम ने रवि को तैयार किया, फिर खुद भी तैयार हो गई। रास्ते पर नीलम खामोश रही, किसी से कुछ बातें नहीं की। पर नीलम भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वह सुरेश से बात करने का पक्का इरादा बना चुकी थी। आखिर एक दिन नीलम को मौका मिल ही गया। माँ जी रवि को लेकर पड़ोस पे गई हुई थी तो नीलम ने मौका देखकर सुरेश से कहा कि सुरेश सोनू को भैया भाभी के पास ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता है। तो सुरेश बोला, फिर वो कहाँ जाएगा। तो नीलम कहने लगी कि उसे हम अपने साथ ही रख ले तो उचित रहेगा। यह कैसे हो सकता है। कहते हुए सुरेश के चेहरे पर कठोरता छा गई। मैंने तुमसे शादी इसी शर्त पर की थी कि मैं तुम्हारे बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुरेश। जिस प्रकार रवि मेरा बेटा है उसी प्रकार सोनू भी आपका बेटा है, फिर उसे साथ रखने में कैसी आपत्ति। नीलम ने उसकी बात को काटते हुए कहा। तो सुरेश बोला, मैं तुम्हारे सोनू को अपना बेटा कैसे मान सकता हूँ। अगर मैंने बेटा मान भी लिया तो क्या मैं उसे इस घर में रखने की इजाजत दे दूंगा। क्या मेरा रवि सोनू को अपना सकेगा। यह सुनकर नीलम चुप हो गई। तो सुरेश उसे समझाने के अंदाज में फिर से कहने लगा, अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखो नीलम। सोनू को भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। उसे उसी के हाल पर छोड़ दो। मैं माँ हूँ सुरेश उसकी। कहकर नीलम रो पड़ी। अपनी संतान को तिल तिल कर मरते हुए कैसे देख सकती हूँ। सोनू अब पहले से आधा भी नहीं रहा। वह न तो ढंग से खा पाता है और न ही ढंग से पढ़ाई करता है। भैया भाभी के साथ और ज्यादा दिन रह लिया तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता नीलम। किसी अन्य को घर में आश्रय देकर मैं अपने रवि के रास्ते में कांटे नहीं बिछा सकता। सुरेश ने दो टूक जवाब देकर बात को खत्म किया तो नीलम कुछ नहीं बोली। अब उन दोनों के बीच अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। नीलम मन ही मन कटती रहती।
अब उसका मन सुरेश से बोलने को बिल्कुल नहीं होता था। जब भी वह कुछ पूछता तो नीलम उसके प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देकर सामने से हट जाती। वह अपनी तरफ से कोई बात नहीं करती थी। अब वह रवि से भी कोई बातें नहीं करती। उसका मन विद्रोह कर बैठा कि जब सुरेश को ही उसका सोनू नहीं स्वीकार होता तो वही क्यों रवि को छाती से लगाती रहे। पराए जान अपने तो नहीं बन सकते। रवि से कौन सा उसका खून का रिश्ता है। बड़ा होकर रवि भी उसे आंखें दिखाने लगेगा, फिर वो उसे अपना क्यों समझे। दोनों के मध्य पनपता विद्रोह माँ की पन्नी निगाहों से छुप न सका। वह बार बार पूछने लगी, बहू जब से तुम मायके से आई हो तब से तुमने हंसना बोलना बंद कर दिया है। यह उदासी तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। नीलम खुद को सामान्य दिखाने का बहुत प्रयास करती, पर माँ जी उसकी बात को पकड़ जाती, इसलिए कई बार पूछ बैठती, सुरेश ने कुछ कहा है क्या? वह भी आजकल खामोश रहता है। तुम दोनों में कोई अनबन तो नहीं हो गई? तो नीलम ने उन्हें इस डर से कुछ नहीं बताया कि सास भी कौन सी उसका दुख समझेगी। जब सुरेश ही उसका दर्द नहीं समझ पाया तो सास तो उसका दर्द समझेगी ही क्यों। वह माँ जी से भी दूर रहकर अंतर्मुखी बनने लगी। एक सुबह उठकर माँ जी ने घर में ऐलान किया कि वो तीर्थ करने जाएगी। माँ जी का यह कथन सभी को अटपटा लगा, क्योंकि अब तक धर्म कर्म तथा पंडित पुजारियों को पाखंड की संज्ञा देती आई थी, पर आज तीर्थ जाने पर भी आपत्ति किसी ने नहीं दिखाई। सुरेश ने भी कह दिया, इसी बहाने प्राकृतिक दृश्य को देखकर तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। माँ जी कार में बैठकर अकेले ही तीर्थ के लिए रवाना हो गई। इसके बाद तो वह हर तीसरे दिन कहीं न कहीं घूमने चली जाती। तो नीलम को अब यह देखकर और ज्यादा गुस्सा आने लगा कि कैसे माँ बेटे हैं जिन्हें सिर्फ अपने शौक श्रृंगार व स्वास्थ्य का ही ख्याल है, किसी और की जरा भी चिंता नहीं। कम से कम माँ जी को तो मेरे बेटे सोनू के बारे में पूछना चाहिए था, क्योंकि वह भी एक माँ है। पर माँ जी भी स्वार्थी ठहरी। एक दिन उसने फिर से अपने मायके जाने की जिद कर ली और सुरेश से छुपाकर कुछ रुपये भी पर्स में रख लिए। सोचा कि सोनू की दवाइयाँ खरीदने में काम आ जाएंगे। थोड़ी नानुकुर के बाद सुरेश ने उसे मायके जाने की इजाजत दे दी, पर ड्राइवर को समझा दिया कि उसे आज ही नीलम को वापस लाना है। इस बार रवि ने सुरेश को नहीं जाने दिया। सुरेश के कठोर व्यवहार से आहत नीलम रास्ते भर आंसू पोंछती रही। माँ और भाभी उसे देखते ही उसके स्वागत के लिए लपक पड़ी, लेकिन नीलम को तो अपने बेटे सोनू को हृदय से लगाने को व्याकुलता थी। इसलिए घर में घुसते ही उतावलेपन से सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी, परंतु छत पर पहुंचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि सोनू का कमरा खाली था। वह आश्चर्यचकित से खड़ी सोचती रही कि कहाँ गया सोनू। उनके मन में सैकड़ों आशंकाएं घूम रही थी, कहीं सोनू को कुछ हो तो नहीं गया। माँ और भाभी दोनों उसके पीछे पीछे ऊपर गई तो नीलम चिल्लाकर बोली, माँ बताओ ना, मेरे सोनू को क्या हुआ है, वो कहाँ चला गया? दीदी हमारे भी तो सुनो। भाभी उसके आंसू पोंछते हुए कहने लगी, तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या नहीं? वो मुझे क्या बताएंगी? उन्हें सोनू से क्या लेना देना? कहाँ है सोनू? दीदी तुम्हारी सास ने उसे उचित देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वो कई बार यहाँ पर आ चुकी है और सोनू के इलाज पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। यह सुन नीलम घोर आश्चर्य में पड़ गई कि क्या ऐसा होना संभव है। पर माँ जी को सोनू की बीमारी के बारे में कैसे पता चला? कहीं उन्होंने उस दिन छिपकर सुन तो नहीं लिया? वह उसी वक्त अस्पताल जाने के लिए उतावली हो गई। सब लोग अस्पताल पहुंच गए। सोनू साफ सुथरे कपड़े पहने लेटा हुआ था। माँ को देखते ही उठने का प्रयास करने लगा तो नीलम ने उसे सहारा देकर बिठाया। मेरा राजा बेटा ठीक तो है ना? वह सोनू को पहले की अपेक्षा स्वस्थ देखकर संतुष्टि का आभास कर रही थी। तभी सोनू बोल पड़ा कि माँ, रवि की दादी माँ मुझे यहाँ लेकर आई थी, वो बहुत अच्छी है। माँ आप उनको अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? तो नीलम कहने लगी, वो बाद में आएंगी बेटा। देखो रवि की दादी माँ ने तुम्हारे लिए कितने खिलौने और मिठाई भेजी हैं। कुछ वक्त सोनू के साथ बिताकर नीलम अपने ससुराल लौट आई। ससुराल आते ही सास के पैर पकड़कर रो पड़ी। माँ जी आप महान है, तीर्थ जाने के बहाने
मेरे सोनू पर प्यार लुटाती रही, पराए खून पर। तभी माँ जी बोल उठी, सोनू पराया कहाँ है? जब मेरा पोता रवि तुम्हारा बेटा बन गया तो तुम्हारा बेटा सोनू मेरा पोता नहीं बन सकता क्या? जब तुम हमारी हो गई तो सोनू भी हमारा हो गया। माँ जी ने नीलम को उठाकर सीने से लगा लिया और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो बेटी, मैं एक माँ होकर भी तुम्हारे दर्द को समझ नहीं पाई। तुम चिंता मत करो, अब सोनू ठीक होते ही सीधा अपने पास ही आएगा। लेकिन सुरेश उससे नफरत करते हैं माँ, कहकर नीलम चिंतित हो उठी। तो माँ जी कहने लगी कि सुरेश को मैं समझाऊंगी। बेटी, जब तुम रवि को अपना बेटा मान सकती हो तो सुरेश को भी सोनू का अपना बेटा मानना ही होगा। नीलम जानती थी कि सुरेश में माँ जी की कोई भी आदेश टालने की हिम्मत नहीं है। उसका मन खुशी से झूम उठा कि अब उसका सोनू अनाथ नहीं रहेगा। उसके सिर पर माँ का सबल छत्र छाया मौजूद रहेगी। माँ जी के समझाने पर सुरेश सोनू को अपनाने के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।